के बॉस साहब, कार्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। आप अपना माइक अनम्यूट कर लें सर। आदरणीय के बॉस साहब, अपना माइक अनम्यूट कर लें, हमें कार्यक्रम करने की अनुमति प्रदान करें। नमो बुधाय। कृपया कार्यक्रम प्रारंभ करें। बहुत बहुत साधुवाद है आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने हमें कार्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करी। तो कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय योगेश गौतम जी, जो राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रभारी हैं मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा। तो मैं सम्मान उनको आमंत्रित करता हूं कि आए और अपनी बात रखें। आदरणीय योगेश गौतम जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कदम साहब। सर्वप्रथम सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए और हमारे जूम पे जुड़े जितने भी साथी हैं, मेरा उन्हें तहे दिल से जय भीम नमो बुद्धाय। जो हमारा बुद्ध और उनका धम्म वाचन जो कार्यक्रम है हमारा वेबिनार पे पढ़ा जाता है, वह लगभग 3 बार उनका पूरा हमने बुक को कंप्लीट किया हुआ है। और जो अभी फीडबैक का कार्यक्रम चल रहा है कि वाचन 4थी बार वेबिनार पर पढ़ा जाए कि नहीं पढ़ा जाए, ये लोगों से फीडबैक ले रहे हैं। और दूसरा है, क्या आप बड़े पैमाने पर अन्य साथियों को बुद्ध और उनके धम्म वाचन में जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये दोनों बातें ही हम सभी साथियों पे लागू होती हैं। और मेरे बाद हमारे 3 अन्य साथी भी आएंगे और हमारे आज वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे एडवोकेट के बॉस साहब। मेरा सभी साथियों को वक्ता जो आने वाले हैं और हमारे आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय के बॉस साहब को भी मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। मैं समझता हूँ हमारे आज अन्य सीनियर साथी है वो भी अच्छा बताएंगे। और हमारे जो के बॉस साहब हैं बिहार से, वो तो हम सबसे मुझे समझता हूँ अच्छी तरीके से इस पे अपना वक्तव्य रखेंगे। इसमें यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि पढ़ा जाए या नहीं पढ़ा जाए, या निरंतर पढ़ा जाए। मेरा ये पर्सनल मानना ये है कि सभी साथियों को पता भी है कि निरंतर किसी भी चीज का अभ्यास करने से आप उसमें कंठस्थ हो जाते हैं। जब हम किसी चीज को बार बार अध्ययन करेंगे, जब हम क्लास में, कॉलेज में, जब हमने MA BA B.Ed ये सब किया, तो हम जब निरंतर पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हम अपने उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास कर जाते हैं। तो यहाँ कोई एग्जाम तो नहीं हो रहा हमारा, लेकिन बुद्ध और उनके धम्म जो होता है, हो सकता है पहली बार जो भी साथी पढ़ा हो वो पहली बार में सही तरीके से नहीं पढ़ पाया हो, दूसरी बार अगर साथी जुड़ा हो, पढ़ने वाले के लिए भी उसकी स्पीड अच्छी होती है, समझाने की कला अच्छी हो जाती है। और जो सुनने वाले होते हैं, जो श्रोता होते हैं, वह भी बड़े अच्छी तरीके से चीजों को समझने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बुद्ध और उनका धम्म अगर आप बुक से पढ़ोगे तो कुछ चीजें ऐसी रह जाती है। मैं समझता हूँ, मैं अपने ही दिमाग की बात करता हूँ, मैं किसी पे नहीं बात करता। कुछ चीजें ऐसी हैं कि समझने के लिए हमें लगता है कि कोई हमें इस बात पे समझाए। यहाँ तथागत बुद्ध ने अपने संघ को ये निर्देश दिए हैं। तो किताब में जो पाली से जो हमारे पूजनीय बनते जी द्वारा जो उनको हिंदी में कन्वर्ट किया गया है, तो कन्वर्ट करने के बाद में भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं, मैं समझता हूँ कुछ नहीं बहुत है,
कि उसको तरीके से, पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से उसे और समझा दिया जाए, तो हमारी समझ में और अच्छी तरीके से आएगी। और जब हम अच्छी तरीके से समझेंगे तो हम जहां भी प्रचार करने जाते हैं, तथागत बुद्ध के कोट करते हुए अपनी बात को रखेंगे तो ज्यादा उस बात में दम रहेगा। जैसे मैं एक उदाहरण तथागत बुद्ध का ही देता हूं कि तथागत बुद्ध लगभग बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए उन्हें 6 साल लग गए। बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए उन्हें 6 वर्ष का अध्ययन किया उन्होंने, अन्य विद्याओं का अध्ययन किया जो सबको पता है। वो केवल एक ही थे और वह स्वयं को कुछ समझाने और समझने के लिए 6 साल लगा लेते हैं। तो हम तो वेबिनार पर बड़ी संख्या में लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इसको नेगेटिव ना लेके इसका निरंतर अभ्यास होना चाहिए। बहुत साथियों के सुझाव रहते हैं कि इसको टाइमिंग का थोड़ा सा वो होता है, तो यहाँ वही रहती है। मैं भी अपनी बात करता हूँ, मैं भी कई बार नहीं जुड़ पाता हूँ, क्योंकि जैसे दिल्ली जैसी जगह पर आप 12 बजे 1 बजे सोते हैं तो सुबह 6 बजे उठने में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन वो दिक्कत ऐसी नहीं होती है, वो हमारी स्वयं की गलती होती है जो हमें स्वीकार करनी चाहिए। हम नहीं उठते हैं। हमें आज भी उठा क्योंकि मेरा वक्तव्य था, मुझे चिंता थी कि अ, मुझे मेरी मुझे बोलना है वेबिनार में, तो मुझे उठना पड़ा, अपना अलार्म लगाया। ऐसे ही हर बुधवार को ऐसी चिंता हर व्यक्ति को स्वयं रखनी चाहिए, बहाने वाली बात नहीं करनी चाहिए। काशीराम साहब की कोड आपको सबको अच्छी तरीके से याद होगा उनका, जो मान्यवर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समय समय पर हमें बार बार बताते हैं, जो नियत को लेके, अगर नियत सच्ची होगी तो रास्ते हजार निकल आते। तो वही बात होती है कि हमारी कमी होती है और हम दूसरों पे डाल देते हैं कि जी ऑफिस का टाइम है, ये टाइम है। उसमें भी हो सकता है आप आप जुड़ने के बाद में आप अपना काम करते रहें, दैनिक कार्य करते रहें। आप अपने मोबाइल को जोड़ के अगर वीडियो नहीं खोल रहे हैं तो आप ऐसे ही जोड़ सकते हैं। और बार बार जो मैं पढ़ने की बात कर रहा था, जो हमारी जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले वो ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होता है। और उसमें ही जब मैं माननीय कार्यकारी अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि उसी के उसमें 10 मिनट या 5 मिनट का और समय दे दिया जाए। क्वेश्चन हवर के जो पढ़ाया गया है उसमें कुछ एक आध क्वेश्चन का कुछ अंतर हो तो 5 या 1 4 5 लोगों को बोलने की इजाजत दी जाए बस। ये भी नहीं कि उसको खिचड़ी बना दी जाए। 2 4 लोग जो भी बोलना चाहें, वो वो समझना चाहे कि समझ में नहीं आए। और हमारे जितने भी हमें बुद्ध और धम्म का पाठन करते हैं, वो थोड़ा सा लास्ट में या उस एक पैराग्राफ में कंक्लूड करके बता दें कि यहाँ क्या बात रही है। तो मैं समझता हूँ और भी अच्छा लगेगा बुद्ध और धम्म के पढ़ने में। हमारे मान्यवर काशीराम साहब, उनको भी लगभग मैं समझता हूँ, शायद मैं सही हूँ, मेरे सीनियर साथी ज्यादा, तो वो भी 40 45 साल में ये समाज को समझा पाए, समझ बना बता पाए कि हमें किस रास्ते पे चलना चाहिए और किस रास्ते पे नहीं चलना चाहिए। और बहुजन समाज को इकट्ठा करने में कहीं हद तक उनको सफलता मिली। तो इतने महापुरुषों के इतने लंबे वर्ष लग जाते हैं, तो हमें अभी तो मैं समझता हूँ अभी हमने 3 बार पढ़ा है। अगर इस ये जब और निरंतर पढ़ते जाएंगे तो हमें संख्या भी इस पे बढ़ जाएगी। एक समय के बाद में लोगों को जागरूक एक दूसरे से करेंगे और मैं समझता हूँ संख्या भी बढ़ेगी। क्योंकि समय और भी साथियों को देना है, तो मैं अपनी बात को यहीं विराम करता हूँ। सभी साथियों को मुझे बोलने का मौका दिया। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद है आदरणीय गौतम साहब, आपने बड़ी अच्छे शब्दों में अपनी बात को रखा। आपने 3 बिंदु, जो महत्वपूर्ण बिंदु आपने रखे कि बुद्ध को 6 वर्ष लगे जो है तपस्या करने में, जब वो जो है उनको बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त हुआ। दूसरी बात ये आपने कही कि जो अभ्यास जो चीज है वो बहुत ही बड़ी है, जिसमें आदमी पारंगत हो जाता है यदि अभ्यास करते रहे। तीसरी बात आपने ये कही कि कम से कम 10 मिनट का समय
प्रश्न उत्तर के लिए जरूर रखना चाहिए। बहुत आपके जो है विचार अति उत्तम और मानने योग्य हैं। तो अगले आगे मैं अगले वक्ता के रूप में जो है आमंत्रित करना चाहूँगा आदरणीय बहन उपासिका रुचि बौद्ध जी को। वो आए और अपनी बात रखे। आदरणीय उपासिका रुचि बौद्ध जी। अगला वक्तव्य रखने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ उपासिका रुचि बौद्ध जी। आए और बात रखें। जी सर। तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, बोधिसत्व बाबा साहब को नमन करते हुए, मैं रुचि आजाद आप सभी को धम्म प्रभात में अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मैं आपको सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आज हम चर्चा कर रहे हैं कि धम्म वाचन कंटिन्यू होना चाहिए, अन्यथा नहीं। तो मैं पहले ही कह चुकी हूँ और सभी लोग कहते हैं कि जो यहाँ जुड़ते हैं वो बुद्धिजीवी सभी कहते हैं कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो इसके लिए हमें कुछ रीजन चाहिए होते हैं जो जरूरी हैं कि क्यों करना चाहिए। बुद्ध और उनका धम्म एक महान ग्रंथ है जिसमें जीवन को उच्च कोटि का बनाने के उपाय दे रखे हैं। मार्ग बताया गया है कि जीवन को सफलतापूर्वक कैसे जिया जा सकता है। तो सर्वप्रथम तो यही रीजन है कि अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हमें इस ग्रंथ का वाचन करना चाहिए। आज समाज है वो एक भेड़ चाल में लिप्त है, जो करते आए हैं कर रहे हैं, जिसमें हमने देखा है वो हम कर रहे हैं। ये जो रीजन है ये तर्कपूर्ण नहीं है। हमें जब बुद्ध का धम्म मिला है, बुद्ध मिले हैं, तो हमें हर चीज तर्क की कसौटी पर कस के माननी चाहिए, अपनानी चाहिए। तो लोग कहते हैं हम करते आ रहे हैं, ये कोई बात नहीं हुई। ये भेड़ चाल है जो हम लोग नहीं छोड़ना चाह रहे। ये हमारे जो साथी अन्य हैं, जो समाज है वो नहीं छोड़ना चाह रहा है। हमें उन्हें समझाना है कि हमारा इतिहास क्या था। हमारे इतिहास में हम बुद्धिस्ट थे, हम सम्राट अशोक के वंशज हैं जिन्होंने पूरा भारत बुद्धमय कर दिया था, जो अब पूरे संसार में व्याप्त है। तो दूसरा रीजन ये है, जिसको पूरा संसार मान रहा है, उसमें भारत में हिंदुइज्म क्यों फैलाया जा रहा है, क्यों माना जा रहा है, हमें बुद्धिस्ट क्यों नहीं बनना चाहिए। ये दूसरा रीजन है कि हमें बनना चाहिए, क्योंकि हम मूल निवासी हैं यहाँ के, हमारा मूल धर्म बुद्ध धर्म है। तीसरा, हम सभी जानते हैं कि महान तर्कपूर्ण ग्रंथ यही है, तो हमें पाखंड मणग्रंथ कहानियां या कथाओं में नहीं पढ़ना चाहिए, चाहे वो कितनी भी महान बताई जा रही है। हमें उनसे कंपैरिजन करना चाहिए, चाहे वो रामायण हो चाहे महाभारत हो, कि बुद्ध धम्म उनसे कितना बेटर है। और हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में बेटर आए, बेस्ट आए। तो क्यों ना इसके लिए भी एक कंपैरिजन रखना चाहिए उनके जीवन में, कि उन कथाओं से इस बुद्ध धम्म में, बुद्ध और उनका धम्म में क्या अंतर है, उन्हें कंपैरिजन करके समझाना है। उन्हें कंपैरिजन करने के लिए मजबूर कर देना है हमें कि क्यों नहीं हमें ये अपनाना चाहिए। तीसरा रीजन हमारा ये है, जब हम ये चीज करेंगे, कंटिन्यू इसका वाचन करेंगे, तो इसका प्रकाश है, जो इसका ज्ञान है वो उन तक पहुंचेगा, और कभी ना कभी तो उनके ज्ञान चक्षु हैं वो तो खुलेंगे ही। तो तीसरा रीजन ये है कि उन्हें ये क्यों अपनाना चाहिए। चौथा, बुद्ध की वाणी मानव कल्याण की वाणी है। इस वाणी को अगर मानव कल्याण के अलग कर दिया जाए तो ये वाणी या धम्म वाचन कुछ भी ना है। तो हमें इसको अपनाना है, इसलिए क्योंकि हमें मानव जाति को, मानव समाज को कल्याण की तरफ ले जाना है। तो दूसरे शब्दों में हम कहें तो बुद्ध और उनका धम्म है जो मानव कल्याण का धम्म है। तो मानव कल्याण तो हर किसी का उद्देश्य है, इससे बड़ा कोई उद्देश्य समाज का होना ही नहीं चाहिए और ना होता है। तो ये भी हमें एक रीजन बताना है समाज को कि हमें बुद्ध और उनका धम्म क्यों, उसका वाचन करना चाहिए और बुद्ध धम्म क्यों अपनाना चाहिए। 4 रीजन ये मेन थे। उसके अलावा बाबा साहब जैसा कोई ज्ञानी विद्वान इस समाज में, इस संसार में नहीं। तो जब उन्होंने और सारे धर्मों को छोड़कर उनका कंपैरिजन करके बुद्ध धम्म अपनाया, बुद्ध और उनका धम्म लिखा, इतना महान ग्रंथ हमें प्रदान किया, तो जब वो ये कर सकते हैं तो हमें इस चीज को कसने या कसौटी पे तोलने की जरूरत ही नहीं है कि हम सोचें या इसमें अपना समय व्यर्थ करें कि हमें ये अपनाना चाहिए कि नहीं, कि बाबा साहब जैसा ज्ञानी विद्वान कोई नहीं। तो जब उन्होंने अपनाया तो हमें तो सरलता से, स्वाभाविक रूप से इसे अपनाना चाहिए और इसका वाचन करना चाहिए, क्योंकि हमें मानव कल्याण
करना है, समाज का कल्याण करना है। दूसरा, अपने जीवन को सफल बनाना है, उच्च कोटि का बनाना है। इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगी कि जो आडंबर और मनगढ़ंत कहानियों में हम उलझे हुए हैं, इससे हम अपना जीवन भी व्यर्थ कर रहे हैं और अपना समय भी। तो हमें उससे निकल के इस सही उच्च कोटि के उत्तम ग्रंथ को अपनाकर इस मार्ग पर चलना चाहिए। धम्म, तर्क और सत्य की कसौटी पर पहले ही खरा उतर चुका है, तो हमें इसे सोचने समझने की जरूरत नहीं है कि इसे अपनाएं या इसका वाचन करें या ना करें। हमें इसे लगातार कंटिन्यू रखना चाहिए और इसका वाचन हमें हमेशा ही करते रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हिंदुइज्म फैलाने के लिए लगातार वो लोग रामायण और रामचरितमानस का वाचन करते रहते हैं ताकि उसका प्रभाव समाज पे बना रहे, वो इसमें लिप्त रहे, तो हमें तो उन्हें सही मार्ग, उत्तम मार्ग, सही मार्ग दिखाना है, तो हमें इसका लगातार वाचन करना चाहिए। दूसरों को भी इस मार्ग पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, सो वी शुड डू इट कंटिन्यू इन आवर लाइफ, क्योंकि प्रैक्टिस है वही परफेक्ट बनाती है और वही दूसरों को प्रेरित करती है कि ये लगातार क्यों कर रहे हैं। वो उनके लिए प्रेरणादायक क्या कहें संग हो जाता है, एक प्रेरणादायक मार्ग हो जाता है कि ये लगातार कर रहे हैं और ये उन्नति की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ये अपने जीवन को सफल बना रहे हैं, ये सही मार्ग अपना रहे हैं, क्योंकि जीवन की पूर्णता पवित्रता में है, नैतिकता में है, निर्मल होने में है, प्रेम और मैत्री में है, तो वो सब बुद्ध धर्म में है। और जो भी ग्रंथ हैं उनमें नहीं है, उनमें द्वेष है, घृणा है, संघर्ष है, एक दूसरे को मारने और एक दूसरे से आगे जाने की होड़ है। तो इसका कंपैरिजन अगर हम करके इसको लगातार शुरू करते हैं, लगातार वाचन करते रहते हैं, तो जरूर ये सफल होगा और मार्ग के लिए हम लोग एक प्रेरणा, जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है, ये प्रेरित करता रहा है और प्रेरणा रही है कि वो उन्होंने ये शुरू किया, बुद्ध और उनका धर्म का वाचन शुरू किया और लगातार होना चाहिए। और रही बात, योगेश गौतम जी ने कहा था कि क्वेश्चनिंग आवर होने चाहिए, तो मैं सोचती हूँ कि मुझे लगता है कि 2 प्रश्न काफी कम पड़ जाएंगे, एक पूरा एपिसोड होना चाहिए एक खंड होने के बाद कि उसमें जितने प्रश्न हो उनका हल हो, क्योंकि जब तक आप विस्तार से नहीं पूछेंगे तब तक उनका समझ में आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एक महान ग्रंथ है। हर प्रश्न का उत्तर आपको विस्तार में जब समझ में आएगा तभी आप उसे जान सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। आप सोचिए सिर्फ 2 क्वेश्चन करने से और आपको जो 1-2 लाइनों में उत्तर मिल जाए उससे आप सेटिस्फाइड हो जाएं, मुश्किल है। तो मेरा विचार है कि एक पूरा एपिसोड ऐसा रखना चाहिए कि एक वेबिनार पूरी रखनी चाहिए ऐसी, जिसमें जो भी आपके क्या कहें डाउट हैं, क्वेश्चन है, उसे रखकर और उसे सॉल्व किया जाए, और जो भी कर सकता है वो अपने विचार रखे। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय जी आजाद बौद्ध साहब, आपने जो है बड़े ही अच्छे शब्दों में अपनी बात को रखा। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आपने सामने रखे कि एक महान ग्रंथ है और ये जीवन को महान बनाने के लिए बहुत आवश्यक है इसका अध्ययन करना। दूसरा, ये हमारा जो बौद्ध धर्म जो ग्रंथ है वो अन्य धर्मों की अपेक्षा ज़्यादा जो है बेटर है, अच्छा है, और इसमें जो अन्य धर्मों में जो पाखंडवाद, अंधविश्वास या जो लड़ाई दंगे या जो असमानता के आधार पर जो रचे गए हैं, तो हमारे बौद्ध धर्म के जो धार्मिक हमारा ग्रंथ है वो मानव कल्याण की बात करता है, समाज को निर्माण की ओर ले जाने की बात करता है। आपने बहुत अच्छी बात कही, तो मैं अब बहुत बहुत साधुवाद आपको। अगले वक्ता को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा माननीय रामप्रसाद बौद्ध जी, जो झारखंड प्रदेश संयोजक है। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपनी बात रखें। आदरणीय रामप्रसाद बौद्ध जी। माननीय रामप्रसाद बौद्ध जी, झारखंड प्रदेश संयोजक, यदि जुड़े हों तो अपनी बात रखें। जी आदरणीय जुड़े हुए हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं जी, मेरे ख्याल से वो जुड़े नहीं हैं, मेरे को भी नहीं दिख रहे हैं, तो आगे बढ़ाया जाए फिर सर। जी। तो
अब इसी को कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इंजीनियर डीपी गोलिया साहब को, जो प्रदेश अध्यक्ष है मध्य प्रदेश के। मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। आदरणीय गोलिया साहब, माइक खोल लें सर। ओके जी। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरी संपदा सारथी सत्तानु देवानुसन्नं बुद्धो भवाति बुद्धम जीवित पर्यंत शरणम गच्छामि। मैं ऐसे सभी बुद्धों को की वंदना करता हूँ। आज के इस वेबिनार में जुड़े हमारे सभापति माननीय के बौद्ध साहब, कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय भरत सिंह जी बौद्ध साहब, राम प्रसाद जी बौद्ध साहब झारखंड से, बहन रुचि बौद्ध जी, हमारे युवा साथी दिल्ली से योगेश गौतम जी, और तमाम जुड़े साथियों को मेरा बारंबार नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, मुझे आज वेबिनार पर दूसरी बार बोलने का मौका दिया गया। पहली बार मैं मनुस्मृति क्यों जलाई इस पर मुझे बोलने का मौका मिला था। मैं ये स्पष्ट कर दूं पुनः, आई एम जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। मैं किसी भी विषय पारंगत व्यक्ति नहीं हूं। हर विषय पर कहीं ना कहीं मैं अपनी टांग फंसा देता हूं। इसको बोलते हैं जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। मित्रों, काफी 2-2.5 महीने से इस विषय पर चर्चा हो रही है। काफी विद्वान जनों ने इस विषय पर अपने विचार रखे हैं कि भगवान बुद्ध और उनका धम्म का पुनर्वाचन चौथी बार किया जाए या ना किया जाए। वेबिनार में लोग क्यों कम जुड़ते हैं, क्यों नहीं जुड़ते हैं, इस विषय पर भी ये चिंता का विषय है। इस सत्र के प्रारंभ में ही अभी हमारे संचालक महोदय आदरणीय कदम साहब ने कहा है कि 8-9 लोग जुड़े हैं। ये बड़ी चिंता की बात है, हमारे लिए क्षोभ का विषय है। पहली बात तो हम भगवान बुद्ध और उनका धम्म जो हमारा पवित्र ग्रंथ है, इसको पवित्र ग्रंथ की तरह नहीं समझ पा रहे हैं शायद, इसलिए हम इसको बार बार तो क्या एक बार भी सुनने में अरुचि महसूस करते हैं, रुचि नहीं रखते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। मैं वॉच करता रहा हूँ, करीब 60% मीटिंग्स मैंने अटेंड किए जूम की। 40 लोग, 50 लोग, 60 लोग, 70 लोग मैक्सिमम जुड़ पाते हैं। अरविंद बोधी सोलंकी जी क्या बोलना चाहते हैं? मित्रों, मैं जिन बिंदुओं पर आज बात करना चाहता हूं वो है धम्म को बढ़ाना, संगठन को मजबूत करना, नेटवर्क तहसील लेवल तक पहुंचाना, धम्म वाचन की प्रासंगिकता, धम्म के मार्ग को समझना और समझाना, समाधि के क्या लक्षण है। एक सेकंड थोड़ा, हेलो, हाँ भैया नमस्ते। सोनी जी, मैं थोड़ा मीटिंग में हूँ, बाद में बात करेंगे। चाहो तो आप मीटिंग में जाओ, घर पे जाओ ऊपर। ओके, नमो बुद्धाय। समाधि के क्या लक्षण है? संगठन को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदयों के माध्यम से किस तरह से गाइड किया जाए। मैं मध्य प्रदेश का मात्र प्रभारी हूं और राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों को मैं कोई दिशा निर्देश देने की क्षमता नहीं रखता हूं। जिला बॉडी तक जूम पर कंपलसरी अटेंडेंस निर्धारित करना। यदि 25-30 लोग जुड़ते हैं तो वाचन का क्या उद्देश्य है? युवाओं, महिलाओं को अधिक से अधिक आकर्षित करना। ये इस जूम के पहले मैंने कुछ बिंदु मैंने तय किए थे बात करने के लिए, इन पर मैं अपनी बात रखूंगा। मैं कुछ पहले अपनी सवाल करूंगा, फिर उनकी मैं पुष्टि करने का प्रयास करूंगा। अब मुझे ये नहीं मालूम है कि मुझे कितना समय बोलना है। मित्रों, भगवान बुद्ध और उनका धम्म की जो प्रासंगिकता है और महत्व है, इसको इस तरह समझा जा सकता है, जिसके लिए मैं आपको
इतिहास में, धर्म के इतिहास में ले जाना चाहता हूं। हम यदि गीता और महाभारत की बात करें तो मैं पढ़ रहा हूं, तो पुस्तक का नाम है केमचंद साहब की लिखी हुई है भारतीय संविधान बनाम गीता। बहुत अच्छी पुस्तक है, हर एक उपासक को पढ़ना चाहिए। इसमें यह सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये बात बोलने की कोशिश कर रहा हूं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने 1956 में 1951 से लेकर 56 के बीच में इस पवित्र ग्रंथ को पूर्ण किया और अपने निर्माण के एक माह पूर्व ही इसकी प्राकथन को पढ़ने के बाद वे, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने चैन की सांस ली और हमसे हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गए। हमें ये बात अभी तक खलती है कि कहीं बाबा साहब होते तो इस ग्रंथ की का प्रचार प्रसार और अधिक मात्रा में हो सकता था। हम इस ग्रंथ के महत्व को इसलिए नहीं समझ पाए अभी तक, इसकी ये भी वजह है। गीता का मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं या महाभारत का इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि ये शास्त्र भी समय समय पर ईसा से 300 ईसा BC पूर्व से लेकर के और 700 ईसा तक पूर्व तक इसमें इसका रूप बदला गया, लिखा गया है। ऐसा विद्वान लोगों का मत है। इस पुस्तक में पढ़ने के बाद ये आपको स्पष्ट हो जाएगा। मैं सभी का डिटेल वर्णन नहीं दूंगा। जब महाभारत लिखा तो सबसे पहले इसको जो इनका जो नाम था वो कुछ और था। इसके बाद इसका नाम भारत रखा, भारत के बाद इसका नाम महाभारत रखा, यानी कि देश काल और परिस्थितियों के अनुसार इन शास्त्रों के नाम भी बदलते गए और उद्देश्य भी बदलते गए। लेकिन वो लोग जो नकल कर रहे थे वो तथागत गौतम बुद्ध के धम्म की बात कर रहे थे, उनके शास्त्रों की नकल कर रहे थे और उन्होंने उन्हीं धम्म शास्त्रों को, धम्म सूत्रों को गीता में कृष्ण के मुंह से कहलवाने का प्रयास किया। ये बात कहने का मैं दोबारा ये बात कह रहा हूं कि क्या मेरा उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य यह है, इन कपोल कल्पित और बुद्ध से लिए हुए कॉपी को ये लोग इतनी बार वाचन करते हैं, इतनी बार वाचन करते आए हैं, सैकड़ों साल से वाचन कर रहे हैं और कभी भी उनका ये वाचन पूरा नहीं होता है। और हम लोग 4 बार 3 बार धम्म पद भगवान बुद्ध और उनका धम्म पढ़ने के बाद इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि पढ़ा जाए कि नहीं पढ़ा जाए। ये एक विषय सोचनी है। जबकि हम रूम मीटिंग्स में, वेबिनार में बहुत ही सीमित लोग विचार व्यक्त रखते हैं। श्रोतागण की स्थिति में हम हो पाते हैं, लेकिन होना चाहिए व्यापक रूप से इसका वाचन। जिस प्रकार से भागवत जी की कथा 8-8 दिन के लिए होती है, रामायण की कथा होती है, हमारे पास तो इतना पुष्ट साहित्य है कि जिसको बाबा साहब ने भगवान बुद्ध के अनेक ग्रंथों को पढ़ करके और ये इस धम्म पुस्तक की, धम्म शास्त्र की रचना की है, जो हमारे लिए आज वर्तमान में धम्म का मार्ग प्रशस्त करती है, धम्म का मार्ग प्रशस्त करने में सक्षम है। तो ये तो कहीं शंका होना ही नहीं चाहिए कि पढ़ा जाए कि नहीं पढ़ा जाए, पढ़ा जाए। बहन रुचि बुद्ध ने बहुत अच्छी बात कही है कि तुलना, इसलिए भी मेरी बात को बल मिलता है कि मैं जो गीता का जो उदाहरण मैंने दिया है, इसमें यही बात कही गई है कि हमारे जो अच्छे वचन थे वो गीता में लिए गए हैं, तो हमें गीता भी पढ़ लेना चाहिए, महाभारत भी पढ़ लेना चाहिए और उसके मर्म को समाज को समझाने में हमें सहायता मिलती है। अब इसके लिए जूम पर लोग नहीं जुड़ते हैं, तो इसके लिए मेरा ये निवेदन था कि संगठन को मजबूत करना और नेटवर्क अप टू तहसील लेवल तक कैसे पहुंचाना, इसके लिए मेरा यही निवेदन है। ये काम कोई जिला स्तर का कर्मचारी पदाधिकारी भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका महत्व कम होता है। और यदि हमारे राष्ट्रीय लेवल के, मैं नहीं कहता कि माननीय संस्थापक अध्यक्ष धर्मप्रकाश भारती जी इस प्रकार के काम में लग जाएं, पर उनके जो बात के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे मेरा अनुनय है, विनय है कि वे राष्ट्रीय लेवल पर हमारा
मार्गदर्शन करें और ये निर्देश जारी करते रहे समय समय पर। 758 जिले हैं, 758 जिले के पदाधिकारी हैं, 758 जिले में से जितने लोग भी पदाधिकारी बने हैं नहीं बने हैं, उनको राष्ट्रीय लेवल पर उनका एक ग्रुप बना करके और उनको ये निर्देश जारी करा जाए रेगुलरली कि फला तारीख को, इस सोमवार को, इस मंडे को धम्मपद का वचन है और आपको आवश्यक रूप से जुड़ना है और इसमें वेबिनार में आपकी उपस्थिति दर्ज की जाएगी। यदि आप 3 बार वेबिनार में नहीं जुड़ते हैं, 3 बार भौतिक संगति में शामिल नहीं होते हैं, तो आपका या किसी भी पदाधिकारी का पद पर रहना युक्ति संगत नहीं होगा। मेरी भाषा में थोड़ा सा ओज रहता है, ओज की वजह प्रशासन में रहने का ये कारण है, नहीं तो कोई और वजह नहीं है। मैं सभी सम्मानित साथियों से बहुत ही प्रेम से बात करना चाहता हूं, लेकिन मेरा भाव भंगिमा भी ऐसी हो जाती है कि लोग समझते हैं कि तुम बहुत क्रूअल हो और बड़े ही गुस्सा में बात करते हो। मेरा ऐसा कतई उद्देश्य नहीं है। मैं बहुत ही विनम्र शब्दों में ये मैंने एक सुझाव मेरी छोटी जबान से दिया है, छोटे मुंह बड़ी बात, कि इस तरह से संगठन के प्रत्येक पदाधिकारी के पास ये सूचना पहुंचे कि आपको फला वेबिनार में आवश्यक रूप से जुड़ना है और वहां आपकी अटेंडेंस काउंट की जाएगी। यदि आप नहीं होते हैं प्रेजेंट, तो हो सकता है कि आपको उसके पद के योग्य नहीं समझा जाए। जो व्यक्ति आज की तारीख में इतना अवेयर नहीं है, जीवंत नहीं है और घर बैठकर भी अपनी मीटिंग नहीं सुन पाता है, तो फिर इससे और बड़ी बात हमारी नकारात्मकता के लिए कुछ और बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है। इस तरह से हम लोग अपने वेबिनार की संख्या, श्रोताओं की संख्या बढ़ा सकते हैं। धम्म की प्राचीनता, धम्म वाचन की प्राचीनता तो है ही है, क्योंकि जब हम रामायण गीता को बार बार सुनते हैं जिसमें हमारे धम्म पद से चुराई हुई बातें हैं। कौन सी बातें चुराई हुई हैं? जैसे भगवान बुद्ध ने अपने द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म के माध्यम से जाति प्रथा, देवतावाद, हिंसावाद, अंधविश्वासी कर्म कांडों तथा जागटोनों की मान्यताओं का डटकर विरोध करते हुए वैदिक साहित्य में वर्णित अन्य विचारधाराओं का भी खुला विरोध किया था। उन्होंने छुआछूत, आत्मा, ब्रह्म, पुनर्जन्म, मोक्ष, नरक और स्वर्ग के दर्शन को भी नकारा था। उन्होंने समता, बंधुत्व और अहिंसा के सिद्धांतों का प्रचार किया तथा 50 वर्ष के अनवरत प्रयासों से आदर्श समाज की स्थापना की और जिसमें पहले से अपमानित शूद्र और स्त्री वर्गों को भी बराबर का सम्मान प्राप्त हुआ। बौद्ध धर्म की विचारधाराओं से वर्ण व्यवस्था कमजोर हुई और पुरोहितवाद पर कुठाराघात हुआ। बुद्ध ने आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता पैदा करने का उपदेश दिया। ईश्वर के ऊपर आश्रित रहने का नहीं संदेश दिया। सिद्धार्थ गौतम के इस नए धर्म के कारण समाज द्वारा वैदिक धर्म की मान्यताओं को ठुकरा दिया गया और कालांतर में बौद्ध धर्म आम जनता का धर्म बन गया। राजाओं ने स्वयं इस धर्म को अपनाकर इसका प्रचार किया था। अशोक, सम्राट अशोक इस श्रेणी में प्रथम थे। बुद्ध महापरिनिर्वाण के 700 वर्ष बाद तक ये धर्म भारत वर्ष में खूब फैला और जिससे भारतीय समाज के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए और समाज में एक नई चेतना जागृत हुई तथा समाज के सभी वर्गों को सुख, शांति और सम्मान प्राप्त हुआ। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार से समाज में भाईचारे, करुणा, दया और प्रेम का वातावरण पैदा हुआ तथा ईर्ष्या, घृणा और शोषण का वातावरण कम हुआ। मित्रों, यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के प्रभाव को देख करके वैदिक धर्म को छोड़कर आए ब्राह्मण वर्ग ने बौद्ध धर्म अपनाकर महायान संप्रदाय की स्थापना की और कनिष्क के समय प्रथम सदी के में बौद्ध धर्म के अनुयायी हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। ये एक घटना है। वैदिक धर्म से आए हुए जो लोग हैं वो धर्म के साथ में कूटनीति को भी लेकर चलते रहे हैं। उन्होंने प्रत्येक धर्म में ये मिलावट करने का प्रयास किया है। हीनयान, महायान, थेरयान तथा जैन धर्म में दिगंबर, श्वेतांबर और अब दिगंबर में भी कम से कम 17-18 फिरके उन्होंने कर दिए हैं। इस प्रकार से हर धर्म को वे मनुवाद की चपेट में लेना चाहते हैं। ये बहुत ही आगाह करने वाला ये संदेश है। मैंने एक जैन तीर्थ का भी यात्रा की। महावीर जी राजस्थान में एक तीर्थ स्थान है। वहां दीवार में एक बड़े साफ तरीके से एक गणेश जी की मूर्ति लगा दी उन्होंने, हनुमान जी की मूर्ति लगा दी उन्होंने और उनको नाम लिख दिया महावीर, क्योंकि महावीर स्वामी को भी महावीर बोलते हैं वो लोग। वो समझ रहे कि यही हमारे महावीर है।
यानी आज नहीं तो कल कोई सोचते हैं कि धीरे धीरे महावीर स्वामी के अनुयायियों को ऐसा लगे कि हनुमान भी महावीर थे, गणेश जी भी महावीर थे, यानी ये हमारे ईश्वर थे। इस तरह से ये लोग अपना एक असफल प्रयास करते रहते हैं। मित्रों, इसलिए हमें धम्म, भगवान बुद्ध और उनका धम्म पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हमारे मूल तत्व हैं जो हमारे महान विद्वान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस समुद्र मंथन के बाद इसको लिखा, और लिखने के बाद हमको वो छोड़ के चले गए। और यदि हम इस विरासत को संभाल के नहीं रखते हैं तो ये हमारी और दूसरी अकर्मण्यता होगी। यदि 25-30 लोग वेबिनार में जुड़ते हैं, मैं आज देख रहा हूं कितने लोग जुड़े हैं आज? 28 जी। बड़ी ही आश्चर्य की बात है कि 28 लोग हमारे इस वेबिनार में जुड़े हैं। अब ये मैं जो बात कर रहा हूं, कितने लोग तो लोगों तक पहुंच पाएगा? 28 में से भी कितने लोग सच सुन रहे हैं? 28 में से कितने लोग और अभी दूसरे कामों में लगे होंगे? ये सब चिंता का विषय है। गंभीरता से हमें इस विषय को लेना चाहिए कि भगवान बुद्ध और उनका धम्म ये हमारे जीवन के रास्ते को, मार्ग को प्रशस्त करने वाला धम्म शास्त्र है। और बार बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इस बात के लिए जोर देते हैं कि भगवान बुद्ध और उनका धम्म, क्रांति और प्रतिक्रांति, बुद्ध और कार्ल मार्क्स, ये ऐसे शास्त्र हैं कि इनको हर घर में पढ़ना चाहिए, हर युवक को पढ़ना चाहिए। मित्रों, मैं समझता हूं कि मेरा समय पूरा हो गया है और मुझे इतना ही कहना था कि भगवान बुद्ध और उनके धम्म के वाचन का विधिवत वाचन हो और शक्ति के साथ संगठन के लोगों को आगाह किया जाए कि आपको ये बात सुनना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ, अच्छी तरह समझ रहा हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ज्यादा बाध्य नहीं कर रहे हैं किसी पदाधिकारी को, नहीं आपको ऐसा करना ही है, फोर्स नहीं करते हैं। वो उनकी महानता है, सदा सहता है कि वो प्रत्येक उपासक को बुद्ध के मार्ग पर स्वयं प्रेरणा से चलने के प्रयास में प्रेरित करते हैं। और हमें भी तथागत का यही कहना है कि मेरी बात मत मानो। तथागत ने कहा है कि मेरी बात मत मानो, या किसी धर्म शास्त्र में लिखी है इसी मत मानो, या कोई मैंने स्वयं ने कहा इसलिए मत मानो। आप उस किसी बात को तब मानो जब तर्क की कसौटी पर खरी उतरती हो और सबका भला करने वाली हो। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय इंजीनियर साहब, आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में अपनी बात को रखा। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हमारे इस वेबिनार में महिलाओं को और बच्चों को जुड़ना बहुत अति आवश्यक है। उनको भी हमारी जवाबदारी बनती है कि अपनी महिलाओं को और बच्चों को भी इसमें जुड़ने का प्रयास। दूसरी बात आपने बड़ी महत्वपूर्ण कही कि हमारे जो 758 जो जिले हैं, यदि हमने जितने भी आरबीएम के पदाधिकारी यदि हमने बनाए हैं और वो अधिकारी पदाधिकारी ही हमारे इस जूम वेबिनार में आवश्यक रूप से जुड़े, तो हमारी संख्या जो है हजारों में हो सकती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दूसरी तीसरी बात, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण जो बात मुद्दा उठाया कि शमनान और गीता और महाभारत के बारे में, तो वो भी बहुत सही है कि हमें उन ग्रंथों का भी अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। जैसा कि महाभारत का जो बात आपने कही है उसे मैं पूर्ण कर दूं कि सबसे पहला जो व्यास ने लिखा था वो जय नाम का ग्रंथ लिखा था, और वो जो जिसमें जो है 8,800 श्लोक थे। जब दूसरा जब संस्करण आया तो वो वैश्यपायन ने लिखा था, उसके 4 शिष्य थे, तो उस समय उसके श्लोक जो है 24,000 हो गए। जब तीसरा संस्करण आया वो सोती ने लिखा था, जो सोती ने लिखा तो 96,836 श्लोक हो गए। तो ये 3 बार में जो महाभारत का जो लिखा गया और अलग अलग समय में लिखा गया, तो और लोग बात कहते हैं कि महाभारत जो है व्यास ने लिखा। तो पहले जय नाम था,
और उसके नाम भारत हुआ और तीसरे संस्करण में वो महाभारत हो गया। तो ये बात जो है हाँ आपने बहुत अच्छी कही है, और ये मैंने भी बाबा साहब की ने लिखा है क्रांति प्रतिक्रांति में बहुत अच्छी तरह से समझाया है उसको। तो अब अगले वक्ता के रूप में हमारे शायद राम प्रसाद बौद्ध साहब जो है शायद जुड़ गए हो झारखंड से, तो उनको आमंत्रित करना चाहूंगा वो आए और अपनी बात रखें। आदरणीय राम प्रसाद बौद्ध साहब, क्या राम प्रसाद बौद्ध साहब जुड़े हैं क्या सर? खंड प्रदेश संयोजक दिख तो नहीं रहे साहब। तो मैं आदरणीय हमारे बीच में एक जो हमारे भाई थे अरविंद भाई सोलंकी जी जो अहमदाबाद से जुड़े हुए थे, वो उन्होंने हैंड रेज किया था, वो शायद अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं, तो उनको 5 मिनट का समय देते हैं बीच में, तो मेरे ख्याल से वो अपनी बात 5 मिनट में रख लें, फिर उसके बाद हम आदरणीय अध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करेंगे। तो मेरी बात सुने अरविंद भाई सोलंकी जी, क्या कहना चाहते हैं? अरविंद भाई सोलंकी जी, आपके लिए आप 1-2 मिनट 5 मिनट में अपनी बात रख सकते हैं। चलिए, शायद मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय के बौद्ध साहब जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना उद्बोधन रखें। आदरणीय के बौद्ध साहब। मैंने म्यूट किया हुआ है लेकिन मेरी आवाज सुना है? हेलो जी सर। हेलो, जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। जी जी। महाकारुणिक तथागत बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव हेलो। अम्बेडकर जी जी जी। एवं सभी मूल्यवासी महापुरुषों को नमन। जूम पर जुड़े हुए सभी बहनों भाइयों को नमो बुद्धाय जय। आज विषय है कि वाचन दोबारा मतलब चौथी बार होनी चाहिए या नहीं। इस पर हमारा सिर्फ यही कहना है, कुछ भी समझाने के पहले हमें ये समझना होगा कि एक बहाना होता है, एक निशाना होता है। ये जो हम वाचन कर रहे हैं ये बहाना है, ये काम है। हर कार्य के पीछे कारण होता है, तो वाचन करना कार्य है, ये समझना होगा। निशाना कहीं और है, कारण कुछ और है। कारण हमें एकजुटता हासिल करना है, विचारधारा में एक रूपता लाना है, निशाना वहां है। इसलिए हमें ऐसा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अभी जैसे जूम मीटिंग कर रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य जूम मीटिंग करना नहीं है। अभी अगर ये जूम नहीं होता तो कौन कहाँ पड़ा हुआ है पता चलता। इसलिए हमारा कहना है कि दृष्टिकोण उद्देश्य भी सामने रखना चाहिए। कंटिन्यू तो होना ही चाहिए। और उसका उदाहरण देते हैं, एक कहावत है कि इससे कंटिन्यूटी होती है। 5 आदमी आया या 50 आदमी आया या 500 आया, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आया। जैसे उदाहरण देते हैं तो स्पष्ट हो जाएगा कि एक गिलास में आधा पानी है, उसको आधा भरा हुआ भी कह सकते हैं और आधा खाली भी कह सकते हैं। तो जो भरा हुआ सोचते हैं उनका माइंड पॉजिटिव है, जो खाली बोलते हैं उनका माइंड नेगेटिव है। ये साइकोलॉजिकल सब चीज है, ये समझना होगा। नहीं जुड़ने का और भी फिजिकल कारण है। सुबह सुबह ही रखा गया है, इसका भी कारण है। पहले भी हम बता चुके हैं कि जैसे संविधान की चर्चा शाम को होती है और भी कोई विशेष चर्चा शाम को होती है। ये सुबह क्यों रखा गया? सुबह इसलिए रखा गया कि जितने लोग जुड़े हैं, अभी अगर 28 लोग ही जुड़े हैं, इसमें से 14 लोग भी अगर अपने अपने मोहल्ले में, ये रिमाइंडर है। सुबह का जूम मीटिंग रिमाइंडर का काम करता है कि आज बुधवार है। इसके बाद हम शाम को लिए तैयारी करें। जो एक्टिव है वो करेगा। एक क्लास में सभी तेज नहीं होते, कुछ जरूरत से ज्यादा तेज होते हैं और कुछ नॉर्मल होते हैं और कुछ बिलो नॉर्मल होते हैं, वो चलेगा। लेकिन कंटिन्यू क्लास हमेशा देना पड़ेगा कि क्लास। सबसे पहले दिमाग में रखना पड़ेगा कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य पढ़ना नहीं है, ध्यान दिया जाए। उद्देश्य पढ़ना नहीं है। घरे घर लोग पढ़ रहे हैं, जिनके पास किताब कितना बार पढ़ चुके होंगे। लेकिन एक क्लास का पढ़ना, एक अपने से पढ़ना में बहुत फर्क है।
अब देखेंगे जो अपने से पढ़ते हैं वो जल्दी भूलते हैं, लेकिन जो क्लास अटेंड कर लिया है अगर परीक्षा में बैठा तो लगेगा जैसे प्रोफेसर बोल रहा है वो लिख रहा है, इस टाइप का लगता है, माइंड सेट होता है, भूलता नहीं जल्दी। तो ये उद्देश्य है कि हम लोग क्लास की तरह अटेंड करें, एक चीज बताते हैं और दूसरे लोग ध्यान से सुने, एक बात। दूसरी बात कि उसी समय सुन भी रहे हैं और क्लास होता है तो एक मोहल्ले के लोग रहता है, एक गांव के लोग रहता है, एक क्षेत्र के लोग रहता है, लेकिन अभी पूरा इंडिया के लोग जुड़ जाते हैं। ये तो जूम की देन है, जूम से हमको इतना फायदा हो रहा है, नहीं तो कहाँ ग्वालियर, कहाँ मध्य प्रदेश, अब कहाँ बिहार, कहाँ झारखंड, कहाँ सब। अभी जैसे हम लोग वहां जुड़े थे, कितना लगा जैसे हम इंडिया में हैं, मतलब ऐसे तो हम लोग नेपाल में थे लेकिन पूरा इंडिया एक साथ था नेपाल में। तो ये बहाना और निशाना, वहां जाना हमारा उद्देश्य नहीं था, वो एक धार्मिक स्थान था इसलिए हम लोग गए, अपने धर्म से जुड़ा हुआ, लेकिन उद्देश्य क्या है कि एक दूसरे से फिजिकली मिलना, एक साथ रहना, एक साथ भोजन करना, एक साथ घूमना, एक साथ इसका वातावरण माहौल बनता। तो ये हो गया। दूसरी बात, ये कहावत है कि बिना क्लास का कल्चर न बन सकता है, न बदल सकता है, न सुधर सकता है। ये ब्राह्मण को हम लोग शिकायत करते हैं, उससे कुछ पॉजिटिव चीज भी लेना चाहिए। वो निरंतर करते रहता है, एक भी दिन ऐसा नहीं जहां राम का नाम नहीं लेता, 365 दिन, एक बार नहीं सैकड़ों बार लेता है और रोज लेता है। हम लोग बुद्ध का कब चर्चा करते हैं, कभी नहीं, सप्ताह में एक दिन करेंगे, ये निरंतरता ब्रेक हो जाती है। इसलिए निरंतरता के लिए भी जूम मीटिंग कंटिन्यू। हम तो बोलते हैं बुद्धा जब पहली बार समझा रहे थे तो 5 आदमी थे, हम तो 28 है, बहुत बड़ी बात है नजरिया देखने का। 28 तो है, अगर जूम नहीं जुड़ेंगे तो हमें एक भी दो आदमी भी आपस में नहीं मिल पाएंगे। तो ये हम लोग कल्चर डेवलप करना पड़ेगा। अब कल्चर डेवलप के अभ्यास की होते, निरंतर जो कुछ करते हैं तभी कल्चर बनता है, ये बात है। दूसरी बात, वीर और महावीर, अभी जब बताए थे गोली साहब की वीर और महावीर, तो हम इसको बताते हैं आपको समझने के लिए, वीर और महावीर में क्या फर्क है। अब जब पूछने में होता है लेकिन हम पूछ नहीं पाएंगे अभी जूम पर, तो हम बताते हैं जो 100, 200, 500, 1000 आदमी पटक दिया वो महावीर नहीं है। 1 लाख आदमी पटक दिया, वो पूरा इंडिया को पटक दिया, वो भी वीर है, महावीर नहीं है। महावीर कौन है? जो दूसरे को पटका, 1000, 1 लाख, 1 करोड़ पटक दिया, वो वीर हो सकता है। और महावीर कौन है? जो अपने को पटक दिया। ध्यान दीजिएगा, जो दूसरे को पटका वो वीर है, और जो अपने को पटक दिया वो महावीर है। जिनको हम महावीर बोलते हैं वो कितने कोई अखाड़ा में नहीं गए, वो फिर उनको महावीर कैसे बोला गया? इसलिए कि उन्होंने अपने को पटक दिया, अपने को नेचर के साथ जोड़ दिया, और नेचर के ऊपर कोई है ही नहीं। ये नेचर अभी हमारे लोगों को आदत नहीं बनी है, आदत बनानी पड़ेगी। और लेट उठना, ये करना, ये रोग है। तो ये रोग ऐसे नहीं है, अभी इसी एक ही मोहल्ला में सो कॉल्ड एसी बीसी है, उसी मोहल्ला में मुस्लिम भाई है, वो कैसे 5 बजे उठ जाते? जन्म से कोई आलसी नहीं है और ना जन्म से कोई एक्टिव है। ये सिस्टम, ये कल्चर बना रहे। सिंस हम लोग शुरू किए हैं तो लगेगा, टाइम लगेगा, इसमें कोई बात नहीं। और जहां तक सवाल जवाब जैसे बताए, तो सवाल जवाब के लिए हमें बता रहा हूँ, रुचि बहुत जी बोले थे कि होना चाहिए, तो इसके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं संगठन से कि जैसे बुधवार को बुद्ध का वाचन होता है, बुद्ध धर्म का वाचन होता है, ये तो कंटिन्यू होना चाहिए। सोमवार को संविधान की चर्चा होता है, होनी चाहिए। अगर इस पर डिस्कस करना है, संगठन की बात या और ऐतिहासिक बात या ज्योग्राफी, जो भी डिस्कस करना है, एक एक्स्ट्रा दिन रख लें जिसमें जो भी सवाल किन्हीं को है लिस्ट बना दें या सवाल जवाब रखें, या पहले दे दें ऑफिस में कि भाई ये लोग बोलेंगे, ये बिंदु बोलेंगे, और उस पर अधेर करें। और उसके लिए अभी जैसे शुक्रवार चल रहा है, हमको नहीं मालूम शुक्रवार क्या है, हम पता पूछे भी थे लेकिन ऐसा कोई बोले नहीं। लेकिन हमारे समझ से अगर शुक्रवार रखे ठीक है, और नहीं तो शनिवार रखें। शनिवार रखने का कारण मैं बता रहा हूँ, कार्य तो हम शनिवार बोल रहे हैं, कारण ये है कि संडे को छुट्टी होता है, तो सैटरडे को मेंटली रिलैक्स होता है कि भाई कल छुट्टी है, तो ध्यान से सुनेगा, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा भी टाइम लगेगा तो देगा, मन से देगा, क्योंकि माइंड रिलैक्स है। एक बात। दूसरी बात कि अगले दिन संडे होता है, तो हो सकता है भावुक होकर करके मीटिंग में प्रभावित होकर करके प्लानिंग बना ले कि अरे कल तो संडे है भाई, चले फलना गांव चलते हैं, उनको मोबिलाइज करें। एक
मोशन बनता है, मोटिव होता है। तो ये चीजें हमने समझ, ऐसे जो फाइनल डिसाइड करेंगे तो फ्राइडे है, फ्राइडे को डिसाइड करें। और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जिनको जितना समाधान है संघ का, हम कोशिश करेंगे समझाने का और टू दी पॉइंट। तो इसीलिए अभी है, अब देखिए हमारा समाज मरा हुआ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। सवाल होता है कि मरा हुआ या मारा हुआ, तो हमारा समाज मरा हुआ नहीं, मारा हुआ। अब मारने कैसे मारा? गोली से मारा, बंदूक से मारा? नहीं, सिस्टम से मारा, संस्कृति से मारा, शब्द से मारा, साहित्य से मारा। तो हमें अगर शासन अपना बनाना है तो पहले अपना भाषण होना चाहिए और भाषण में अपना भाषा होना चाहिए। जितना हम बुद्ध की चर्चा नहीं करते उतना हम ब्राह्मण की चर्चा कर देते हैं, तो हमारा एनर्जी तो वेस्ट हो जाता है। और मनोवैज्ञानिक का कहना है कि अगर 30 साल आप अपना नाम ना ले तो अपना नाम भी भूल सकते। तो हम लोग यही अभ्यास करें कि राम का नाम लेना बंद करें। राम का नाम पर नाम कितने हटवा रहे हैं हम। तो इस तरह से कल्चर हो, कल्चर बनाना पड़ेगा। तो हम जहां तक ये बात है कि कंटिन्यूटी तो होनी चाहिए। अब देखिए, अभी जैसे गोलिया जी बता रहे थे कि भाई लोगों को समझने के लिए बात है कि समय लगेगा, ठीक है लगेगा समय, हमको मालूम है, लेकिन दिशा सही होना चाहिए। अब एक बार और चर्चा हुआ तो हम बोले थे कि बोले एक आदमी सजेशन दिए थे कि सुबह के बजाय शाम को करें ज्यादा बढ़िया है। अगर शाम को कर देंगे जूम पर तो समाज में कब जाएंगे? जूम पे जुड़ना बहाना है, निशाना है कि हम समाज में जाए, ये सिस्टम है। तो इसलिए हम ये कहेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे, समय भी हो गया है। तो संक्षेप में हम यही कहते हैं कि ये कंटिन्यू होने से क्या होगा कि पूरा इंडिया जुड़ जाता है। क्वालिटी है, कम से कम इतना तो क्वालिटी उपलब्ध है। 28 आदमी तो 28 सही, लेकिन 28 है तो अभी देखिए और बढ़ गया, 29 हो गया है। अच्छी बात है, लास्ट बात है, जुड़ रहे हैं। तो हमारा कहना है कि ये बहाना, ये जूम पे जुड़ना बहाना है, निशाना हम लोग को इंडिया को जोड़ना। तो वो दृष्टि में रह करके ये कंटिन्यू तो होना ही चाहिए। हाँ, उसमें थोड़ा बदलाव लाए कि कम पढ़ा करके उसका एक्सप्लेनेशन करें। जो चैप्टर हो गया, लोग आधा घंटा बजाय 20 मिनट पढ़े और 10 मिनट उनका एक्सप्लेनेशन करें। जो सक्षम है, जो सक्षम है कि हम कर सकते हैं एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन करें। तो ये सब लेकर करके, लेकिन रोग है, रोग ये जो नहीं आना रोग है, ये स्वाभाविक नहीं है। क्योंकि बता दो एक ही मोहल्ला मुसलमान टाइम से उठता है, क्योंकि अभ्यास है उसका। तो हम लोग अभ्यास बनाएंगे, टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम, नो प्रॉब्लम, लेकिन कंटिन्यू होना चाहिए। इसीलिए आप जैसे अब बताए संचालन जी कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा से बीच बीच बता देते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। संचालन का तरीका है कि जो कुछ स्पीकर बोले उसको थोड़ा सा सब रिवीजन भी हो जाता है ना। अब इसके साथ हम अपने विचार को विराम देते हैं। सभी को नमो बुधाय, जय। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। आपने बहुत ही इशार गर्भित जो है बातें रखी हैं अपनी, और आपने जो है बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों को जो उदाहरण देके समझाए हैं। तो मेरे ख्याल से समय हो गया है। अब मैं एक मिनट के लिए आदरणीय हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय जुड़े हों तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने संक्षेप में अपनी बात भी रख सकते हैं। कदम साहब, जी सर। 2-3 मिनट का समय अपने उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष महोदय माननीय राजाराम आनंद साहब को भी दें। हाँ, चलिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय राजाराम साहब को कि वो आए और अपनी बात रखें। आदरणीय राजाराम साहब। जी सर, जी सर, अपनी बात रखें। चलिए, वैसे ये ठीक नहीं रहेगा क्योंकि हमारे आज के प्रोग्राम के जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने एक तरीके से इसको एंड कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं आप किसी वक्त फिर मुझे बुलवा लीजिएगा। मैं आप लोगों को नमो बुद्धाय जय भीम कहते हुए आप सभी का धन्यवाद देता हूं, और खास करके हमारे जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, जिन्होंने मेरा इस मौके पर सभी से परिचय करा दिया, उनको मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। नमो बुद्धाय जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद सर।
पहली बार मुलाकात हो रही है सर, बहुत बहुत साधुवाद। आज परिचय भी हो गया। चलिए, अभी नाम साहब का परिचय हो जाएगा तो फिर साहब को बहुत अनुभव है बोलने का और अपनी बात रखने का, बहुत तजुर्बा है उनके पास। बहुत साधुवाद इसलिए सर उनका आपका। परिचय होना जरूरी था। आज अब मैं नाम आपका। 1 मिनट में अपनी बात रख देता हूँ, समय खत्म हो चुका है। जी सर। आप सभी ने इस पर, जितने भी हमारे साथी थे, उन्होंने आशा व्यक्त की है और ऐसा सोचा है और कहा है कि निरंतर चलना चाहिए। एक काफी समय से इस पर चर्चा हुई है। ज्यादा चर्चा कराने के पीछे इसका उद्देश्य ये था कि हम धीरे धीरे प्रयास करते इससे साथियों को जोड़ते रहें। और सुबह का आशय हमारे बौद्ध साहब ने बता दिया है कि सुबह से आप तैयार रहें कि आज बुधवार है, बुद्ध का दिन है, और शाम तक इसमें समय अनुसार गतिविधियां चलाते रहें। शाम तक गतिविधियां दिखनी चाहिए आपकी। शाम को घर में हमारे भोजन के रूप में खीर बनना चाहिए। अगर हो सके तो मोहल्ला पड़ोस के साथियों को 1-2 को भी एकत्रित करें। हमारे पड़ोस में 2-4 घर हैं, उनको भी हम एकत्रित करें, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अगर आप फोटो भी खींच के शेयर करें तो और भी अच्छा रहेगा। और सुबह का समय इसलिए हमने रखा है क्योंकि हमें आदत नहीं है सुबह जल्दी उठने की, तो हम कल्चरल रूप से तैयार नहीं हो रहे हैं। ये आदत हमको डालनी होगी। और शुक्रवार का मैंने सामान्य चर्चा के लिए दिन इसलिए रखा था कि अधिकतर हमारी फिजिकल जो मीटिंग्स हैं भाई अब इतवार को शुरू हो चुकी हैं। तो जो इतवार की दूर मीटिंग लेने के लिए जाते हैं वो अधिकतर शाम को निकल जाते हैं शनिवार को। तो शनिवार को ये मीटिंग होना मुझे संभव नहीं लगता। और शुक्रवार दूसरे तरीके से इसलिए भी बेहतर है कि हमारा सोमवार को संविधान होता है, मंगलवार ड्रॉप होता है, बुधवार को बुद्धयन धम्मा होता है, गुरुवार को ड्रॉप होता है, शुक्रवार को सामान्य चर्चा हो जाए, शनिवार को ड्रॉप रहता है, और फिर संडे को कई जगह फिजिकल मीटिंग के लिए मुझे भी जाना होता है और हमारे साथियों को भी जाना होता है, क्योंकि हमने इतवार को फिजिकल रूप से रखने के लिए फ्री कर दिया है। अब इतवार की हम कोई भी जूम पर मीटिंग नहीं रखेंगे। ये जूम पर जितनी भी मीटिंग होंगी वे अल्टरनेट डे में होंगी। इसलिए सामान्य चर्चा, संगठन पर चर्चा और किसी प्रकार की शंका आशंकाएं हमने इनको शुक्रवार के शाम को रखने के लिए की है, क्योंकि लगातार हम करते रहेंगे, शनिवार की रात करें भाग दौड़ में, फिर इतवार को करें, तो कहीं ना कहीं बोरियत ना हो। इसलिए अल्टरनेट डे मैंने इसको रखने के पीछे ऐसा विचार रखा था। अगर आप सबको स्वीकृत होगा तो सामान्य चर्चा के लिए शुक्रवार ही बेहतर रहता है मेरे हिसाब से। अल्टरनेट डे भी हो जाएगा और एक दिन ड्रॉप भी रहेगा। और आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले बुधवार से अब आप सबकी स्वीकृति मिल चुकी है। मैं इसकी प्रस्तावना रखूंगा अगले बुधवार को, तो आप ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि प्रस्तावना बहुत महत्वपूर्ण होती है। मैं 3-4 प्रकार के मेरे पास बुद्धयन धम्मा है, अलग अलग प्रकार की उनमें प्रस्तावना है। बाबा साहब ने 24 मई 1956 को बुद्ध पूर्णिमा मुंबई में एक भाषण रखा था। मैं उस भाषण को भी आपके समक्ष रखूंगा और शेयर भी करूंगा। उसके साथ में प्रस्तावना रखूंगा और फिर अगले बुधवार से इसका वाचन नियमित रूप से जारी होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने बड़ी अच्छे शब्दों अपनी बात पे रखा और सारी चीजों को आपने रखा। और अब मेरे ख्याल से समय हो गया है, तो अब हम जो है शब्द सत्ता की ओर जाते हैं। तो सभी लोग मन को शांत करें और शब्द सत्ता से अपने अपने माइक खोल लें, सभी साथी खोल सकते हैं।